हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा फैसला जो शायद पहली नज़र में सिर्फ सैनिटरी पैड्स या टॉयलेट्स के बारे में लगे, बिल्कुल। पर असल में ये भारत की लाखों लड़कियों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और हाँ, उनके सम्मान से जुड़ा है। कोर्ट ने मासिक धर्म स्वच्छता को एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया है। ये कहानी शुरू होती है एक जनहित याचिका से, एक PIL से। जया ठाकुर नाम की एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट में अर्जी दी और 3 सीधी सादी मांगे रखीं। पहली, क्लास 6 से 12 तक की लड़कियों को स्कूल में मुफ्त सैनिटरी पैड मिले। दूसरी, हर स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट हों। और तीसरी थी मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर जागरूकता फैलाना। ये मांगे तो काफी सीधी लगती हैं ना? बिल्कुल, और यहीं से ये केस दिलचस्प हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सीधी साधी लगने वाली मांगों को संविधान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों से जोड़ दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला सिर्फ सुविधा का नहीं बल्कि मौलिक अधिकारों का है, और उन्होंने इसे जोड़ा संविधान के अनुच्छेद 21 से। अनुच्छेद 21 मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब एक सैनिटरी पैड की कमी को कोर्ट सीधे सीधे जीने के अधिकार से जोड़ रहा है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये कनेक्शन सुनने में जितना सीधा लगता है, कानूनी तौर पर उतना ही बड़ा और क्रांतिकारी कदम है। कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या को और फैलाया है। पिछले कई दशकों में कोर्ट ने बार बार कहा है कि जीने के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है। हाँ, इसका मतलब है गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, राइट टू लिव विद डिग्निटी। एग्जैक्टली। कोर्ट का तर्क ये था कि जब एक लड़की को स्कूल में साफ टॉयलेट या पैड जैसी बुनियादी सुविधा नहीं मिलती, तो उसे अपमान और शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। उसे ऐसा महसूस कराया जाता है कि उसकी शारीरिक जरूरतें एक कलंक हैं। यह स्थिति उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है, और ये सीधे सीधे उसके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। जी। जब आप गरिमा की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसका सीधा असर उनकी जिंदगी पर पड़ता होगा। जैसे क्या इसी वजह से लड़कियां स्कूल छोड़ लेती हैं? बिल्कुल। और यहीं पर दूसरा मौलिक अधिकार सामने आता है। जब लड़कियों को पीरियड्स के दौरान हर महीने 4-5 दिन स्कूल छोड़ना पड़ता है क्योंकि वहां कोई सुविधा नहीं है, तो उनकी पढ़ाई का बहुत भारी नुकसान होता है। धीरे धीरे वो पढ़ाई में पिछड़ जाती हैं और आखिर में कई लड़कियां स्कूल ही छोड़ लेती हैं, मतलब ड्रॉप आउट कर जाती हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत में लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट रेट के पीछे ये एक बहुत बड़ा लेकिन अक्सर अनदेखा किया गया कारण है। और जैसी पढ़ाई छूटी, मतलब शिक्षा का अधिकार भी गया। एग्जैक्टली। इससे संविधान के अनुच्छेद 21A यानी शिक्षा का अधिकार का भी हनन होता है। और सिर्फ मौलिक अधिकार ही नहीं, बल्कि ये 2009 के शिक्षा का अधिकार अधिनियम मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट का भी साफ साफ उल्लंघन है। अच्छा। उस कानून में पहले से ही लिखा है कि हर स्कूल में लड़के और लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट होना जरूरी है और स्कूल तक बच्चों की पहुंच में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। तो मासिक धर्म से जुड़ी सुविधाओं की कमी एक बहुत बड़ी बाधा है। कोर्ट ने इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़कर एक बहुत मजबूत कानूनी आधार तैयार किया। ठीक है, तो ये कानूनी आधार तो एकदम मजबूत है। अब आते हैं इसके व्यवहारिक हिस्से पर। इस आधार पर कोर्ट ने स्कूलों को क्या करने के लिए कहा है, और क्या ये सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए है या प्राइवेट स्कूलों को भी इसमें शामिल किया गया है? और यही इस फैसले की सबसे बड़ी ताकत है। कोर्ट ने कोई भेदभाव नहीं किया। ये निर्देश देश के हर स्कूल पर लागू होते हैं। हर स्कूल पर? जी, चाहे वो सरकारी हो, सरकारी सहायता प्राप्त हो या फिर कोई महंगा प्राइवेट स्कूल, किसी को कोई छूट नहीं है। वाह! और निर्देश क्या है? क्या सिर्फ पैड और टॉयलेट की ही बात है? निर्देश बहुत स्पष्ट हैं और 3 हिस्सों में है। पहला, हर स्कूल को लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट बनाने होंगे, और सिर्फ बनाने नहीं होंगे बल्कि उन्हें साफ सुथरा रखना होगा और उनमें 24 घंटे पानी की सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी। सही बात है, बिना पानी के टॉयलेट का कोई मतलब ही नहीं है। जी। ये तो बहुत बेसिक बात है, लेकिन अक्सर इसी पर ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरा निर्देश क्या है? दूसरा निर्देश दिव्यांग छात्रों के लिए है। स्कूलों को उनके लिए भी बाधा रहित यानी बैरियर फ्री टॉयलेट्स बनाने होंगे। बैरियर फ्री मतलब रैम्प्स हों, दरवाजे चौड़े हों और अंदर इतनी जगह हो कि व्हीलचेयर आसानी से घूम सके। ये समावेशता यानी इंक्लूजन की दिशा में एक जरूरी कदम है। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा चर्चित है, सैनिटरी पैड के बारे में। हाँ, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि स्कूलों को छात्राओं को मुफ्त में ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने होंगे। एक मिनट,
ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल, ये क्या होता है? ये सामान्य पैड से अलग कैसे है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सामान्य सैनिटरी पैड में प्लास्टिक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और उन्हें गलने में 500 से 800 साल तक लग जाते हैं। बाप रे! हाँ, वो पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल पैड ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जिनमें एक खास एडिटिव मिलाया जाता है। जब ये पैड इस्तेमाल के बाद फेंके जाते हैं और ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, तो ये धीरे-धीरे छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटकर मिट्टी में मिल जाते हैं। अच्छा, तो ये पर्यावरण के लिए कहीं बेहतर विकल्प है। कोर्ट ने सिर्फ सुविधा ही नहीं बल्कि पर्यावरण की भी चिंता की है। ये तो बहुत दूर की सोच है। लेकिन इन्हें उपलब्ध कैसे कराया जाएगा? क्या हर लड़की को क्लास में जाके दिए जाएंगे? उसमें तो मतलब झिझक हो सकती है। एक तरीका है कि स्कूल के टॉयलेट्स में वेंडिंग मशीनें लगा दी जाएं, जहां से कोई भी लड़की बिना किसी से पूछे, बिना झिझक के पैड ले सकें। दूसरा विकल्प यह है कि स्कूल में किसी एक तय जगह, जैसे मेडिकल रूम या किसी महिला टीचर के पास ये उपलब्ध हों। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस्तेमाल किए गए पैड्स को फेंकने यानी उनके डिस्पोजल के लिए भी एक सही और पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था बनानी होगी। मतलब ऐसा नहीं कि पैड दे दिया और फिर वो कहीं भी कूड़े में पड़े रहें। जी नहीं, इसके लिए देश के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का पालन करना होगा। निर्देश तो बहुत साफ है, लेकिन भारत में अच्छे अच्छे निर्देश और कानून अक्सर इम्प्लीमेंटेशन की कमी के चलते कागज पर ही रह जाते हैं। तो कोर्ट ने ये कैसे पक्का किया कि इन निर्देशों का पालन भी हो? क्या कोई डेडलाइन या सजा का प्रावधान है? हाँ, और यहीं पर यह फैसला सिर्फ एक सलाह न होकर एक सख्त आदेश बन जाता है। कोर्ट ने इन सभी निर्देशों को लागू करने के लिए सिर्फ 3 महीने की समय सीमा दी है। सिर्फ 3 महीने? ये तो पूरे देश के हजारों लाखों स्कूलों के लिए बहुत महत्वाकांक्षी समय सीमा लगती है। बिल्कुल, और शायद यही कोर्ट का इरादा था कि इस मामले में कोई ढील ना बरती जाए। और सिर्फ समय सीमाएं नहीं, बल्कि जवाबदेही भी तय की गई है। प्राइवेट स्कूलों के लिए नियम बहुत कड़ा है। क्या नियम है? अगर कोई प्राइवेट स्कूल 3 महीने में इन निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। मान्यता रद्द? ये तो बहुत बड़ा डंडा है। हाँ, इसका आधार भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 19 है, जिसमें साफ लिखा है कि जो स्कूल तय मानकों को पूरा नहीं करता, उसे मान्यता नहीं दी जा सकती। और सरकारी स्कूलों का क्या? जहां तक सरकारी स्कूलों का सवाल है, अगर वहां पालन नहीं होता, तो उसके लिए सीधे तौर पर उस राज्य की सरकार जिम्मेदार होगी। कोई ये कहकर नहीं बच सकता कि हमारे पास फंड नहीं था या हमें पता नहीं था। मतलब जवाबदेही ऊपर से नीचे तक तय कर दी गई है। लेकिन जमीनी स्तर पर चेक कौन करेगा? क्या जिला शिक्षा अधिकारी, जिनके पास पहले से ही इतने काम होते हैं, क्या वो सच में हर स्कूल का दौरा करके इन चीजों की जांच कर पाएंगे? आपकी शंका जायज है और कोर्ट ने भी शायद इस बारे में सोचा। इसीलिए उन्होंने एक मल्टी लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है, एक बहुस्तरीय निगरानी तंत्र। अच्छा, पहला स्तर वही है जो आपने कहा। स्थानीय स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो साल में कम से कम एक बार स्कूलों का दौरा करें और इन सुविधाओं की जांच करके रिपोर्ट दें। ठीक है। और बाकी स्तर क्या है? दूसरा स्तर है पाठ्यक्रम यानी करिकुलम का। हाँ। ये बहुत ही प्रगतिशील कदम है। कोर्ट ने एनसीईआरटी और सभी राज्यों के एससीईआरटीज को निर्देश दिया है कि वो अपने सिलेबस में मासिक धर्म स्वास्थ्य, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक बदलाव और पीसीओएस, पीसीओडी जैसी आम स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी जानकारी को शामिल करें। ये तो बहुत ही जरूरी है। जी, इसका मकसद है कि इस विषय पर जो चुप्पी और शर्म का माहौल है वो टूटे। बच्चे इसे विज्ञान और स्वास्थ्य का एक सामान्य हिस्सा समझें। बिल्कुल, जानकारी की कमी ही तो आधी समस्याओं की जड़ है। और सबसे ऊंचा स्तर क्या है निगरानी का? राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राष्ट्रीय एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इन सभी निर्देशों के इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है। मतलब नेशनल एंड स्टेट कमीशंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। जी, ये आयोग सीधे केंद्र और राज्य सरकारों से सवाल कर सकते हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकारें अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा रही हैं या नहीं। ये निगरानी तंत्र कागज पर तो बहुत मजबूत लग रहा है, लेकिन क्या इसमें कोई ऐसी कानूनी बात है जो इसे और भी ताकतवर बनाती हो? हाँ, इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली कानूनी दांव है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को कंटिन्यूइंग मैंडामस के रूप में जारी किया है। अच्छा, ये सुनने में बड़ा भारी भरकम कानूनी शब्द लगता है। आम भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कोर्ट सिर्फ होमवर्क देकर भूल नहीं गया है, वो चेक भी करेगा कि होमवर्क हुआ या नहीं। बिल्कुल। मैंडामस एक रिट होती है जिसमें कोर्ट किसी अधिकारी को उसका काम करने का आदेश देता है। कंटिन्यूइंग शब्द का मतलब है कि कोर्ट ने ये केस बंद नहीं किया है।
इसने 3 महीने की डेडलाइन दी है और कहा है कि 3 महीने बाद हम इस मामले पर फिर से सुनवाई करेंगे और देखेंगे कि केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने क्या-क्या कदम उठाए हैं। ये एक तरह से कोर्ट का फॉलो अप करने का सबसे मजबूत तरीका है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उसके आदेश सिर्फ कागज पर न रह जाएं। वाह, तो मतलब अधिकारियों और सरकारों की गर्दन कोर्ट के हाथ में ही रहेगी जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता। ये तो सच में गेम चेंजर है। बिल्कुल, ये इस पूरे फैसले का सबसे मजबूत पहलू है, जो इसे सिर्फ एक अच्छी नीयत वाले फैसले से उठाकर एक लागू करने योग्य आदेश बनाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये फैसला सिर्फ कुछ टॉयलेट बनाने या सैनिटरी पैड बांटने के बारे में नहीं है। ये लड़कियों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके आत्मसम्मान और उनकी गरिमा को उनके मौलिक अधिकार के तौर पर स्थापित करता है। ये एक वैचारिक बदलाव है। निश्चित रूप से ये एक आदर्शवादी विचार को जमीन पर उतारने की एक बहुत गंभीर कोशिश है। ये सुनिश्चित करता है कि गरिमा सिर्फ संविधान की किताबों में लिखा एक भारी भरकम शब्द न रहे, बल्कि स्कूलों में, क्लासरूम में और हाँ, टॉयलेट्स में भी एक जीती जागती हकीकत बने। सही बात है। ये फैसला उस चुप्पी को तोड़ता है, उस शर्म को खत्म करने की कोशिश करता है जो दशकों से मासिक धर्म जैसी एक स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया के चारों ओर लिपटी हुई है। और अब अपने श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार। ये फैसला भी स्कूलों पर केंद्रित है, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन भविष्य में अनुच्छेद 21 के तहत स्थापित गरिमा और स्वच्छता का यही सिद्धांत, यही तर्क कार्यस्थलों और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसीज को कैसे प्रभावित कर सकता है? क्या हम आने वाले समय में इसी तर्क के आधार पर ऑफिसों, फैक्ट्रियों और बाजारों में भी महिलाओं के लिए बेहतर सुविधाओं की उम्मीद कर सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।